राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान हो चुके हैं और अब 5 फरवरी के बाद जो सबकी निगाहें टिकी हुई है वो 8 फरवरी को है, क्योंकि 8 फरवरी को ही दिल्ली में वो निर्णायक दिन है जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और उसको आने में महज अब कुछ ही घंटे का समय बचा है। और आप देख सकते हैं कि जो कल चुनाव के जो परिणाम आएंगे उसके लिए जो वोटों की गिनती होगी उसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है और दिल्ली में 19 जगहें जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से चिन्हित की गई हैं, जहां पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और ईवीएम की मशीनें उन्हीं 19 जगहों पर जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं वहां पर रखी गई है। और उन्हीं एक स्ट्रांग रूम में से एक जगह पर हमारी मौजूदगी है। नई दिल्ली की जो ये विधानसभा है उसके अंतर्गत ये स्ट्रांग रूम आता है। गिनती में जो एजेंट्स पहुंचेंगे उनके यहाँ पर जो है वो कार्ड बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बारी मैं अपने सहयोगी बलदेव से कहूंगा कि वो आगे बढ़े और हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है आई कार्ड बनाए जा रहे हैं और उनके बाद आज उनकी जो ट्रेनिंग है वो बकायदा की जा रही है। यहाँ पर आपको जानकारी दे दे, जो जहां पर हम मौजूद हैं ये जो जगह है वो नई दिल्ली और यहाँ पर जो स्ट्रांग रूम बनाया गया इसमें 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वोट है उनकी गिनती की जाएगी। उसमें एक बारी मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि सामने लिखा हुआ है, देखिए राजेंद्र नगर के जो वोटों की गिनती है वो यहाँ पर होगी, पटेल नगर के वोटों की गिनती यहाँ पर होगी, ग्रेटर कैलाश के वोटों की गिनती यहाँ पर होगी, दिल्ली कैंट के जो है वोटों की गिनती यहाँ पर होगी, नई दिल्ली के जो है वोटों की गिनती यहाँ पर होगी और आरके पुरम के वोटों की गिनती भी यहीं पर होने वाली है। यानी तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है और कल सुबह 8 बजे से जो है वो वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि दिल्ली के 11 जिलों में 19 जगहें जो है वो चिन्हित की गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा और वहीं पर ही जो है स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और ईवीएम वहीं पर रखी हुई है और 70 विधानसभाओं के लिए जो है वो 70 कहीं ना कहीं जो है ऐसी जगहें बनाई गई हैं पूरी और कहीं ना कहीं पूरी तैयारी आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कर ली गई और वही तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पूरी तैयारी की जा रही है। पूरा बकायदा जो है इनके इलेक्शन के लिए जो कल काउंटिंग में जो लोग जाएंगे, जो सहयोग अपना देंगे, उनके लिए जो है उनके कार्ड्स बनाए जा रहे हैं। उसके बाद आगे की तरफ देखिए, आगे बढ़े, मैं सहयोगी से कहूँगा थोड़े अपने आगे आए और दिखाएं कि देखिए यहाँ पर जोरों शोरों से तैयारी चल रही है कल की काउंटिंग के लिए। और वो सामने देखिए आपको ट्रेनिंग का बोर्ड दिख रहा होगा, वो वहां पर देखिए लिखा हुआ है बकायदा कि ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर जो है वो लोगों को बुला लिया गया है। आज पूरा एक डमी टेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है कि कल जब ईवीएम खुलेगी तो कैसे ये लोग काम करेंगे और कैसे जो है वो वोटों की गिनती की जाएगी। तो महज अब कुछ ही घंटे का समय बचा है दिल्ली के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में और देखना होगा कि आखिर कौन दिल्ली की सत्ता पर काबिज होता है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और 3 लेयर की सिक्योरिटी भी खासा यहाँ पर रखी गई है और दिल्ली पुलिस भी मुस्तैदी से अपना काम करती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराजगढ़ राजधानी देहरादून से। और आज बात करेंगे बड़ी खबर की, क्योंकि आज राजधानी देहरादून को छोटी सरकार मिलने जा रही है। यानी कि नगर निगम के जो मेयर हैं और पार्षद हैं वो आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं और वहीं देखिएगा कि अब कहीं ना कहीं राजधानी देहरादून को जो छोटी सरकार है वो मिल चुकी है। और अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो विकास कार्य हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि देखिएगा कि राजधानी देहरादून के अंदर माना जा रहा है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार अब राजधानी देहरादून में है, क्योंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की है और राज्य में भी सरकार बीजेपी की है। और वहीं अब छोटी सरकार यानी कि जो नगर निगम की सरकार होती है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी का ही बोर्ड मजबूती के साथ बना है, क्योंकि 60 पार्षद बीजेपी के जीत के आए हैं। इसके साथ ही 22 पार्षद विपक्ष में है यानी कि कांग्रेस के पार्षद हैं और इसके साथ ही 13 पार्षद निर्दलीय जीत कर आए हैं। आज सभी ने यहाँ पर शपथ ग्रहण की है और सभी को शपथ ग्रहण जिलाधिकारी सविन बंसल ने कराई है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। और हमें देखिएगा कि जो वादे कहा जाए या फिर कहा जाए दावे कहा जाए, सौरभ थपलियाल ने चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जनता से किए थे। अब उन वादों को किस तरीके से वो पूरा करते हैं देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब सौरभ थपलियाल को 5 साल मेयर के रूम में मिले हैं। अब देखना होगा कि 5 सालों के अंदर किस तरीके से विकास कार्य राजधानी देहरादून के अंदर बढ़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इस चुनाव से पहले कहीं ना
कहीं जो वादे किए थे सौरभ थपलियाल ने, जनता उनको याद दिलाने का काम करेगी और जनता का विश्वास है कि कहीं ना कहीं सौरभ थपलियाल उन वादों पर खरा उतरे, उसके लिए कहीं ना कहीं आस लगाए जनता भी बैठी है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जनता की आस पर क्या सौरभ थपलियाल खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि राजधानी देहरादून को आज छोटी सरकार मिल चुकी है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आज लखनऊ में प्रेस वार्ता करी और प्रेस वार्ता में महाकुंभ को लेकर के सरकार पर तंज कसा। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरीके से महाकुंभ के इस कार्यक्रम का आयोजन कराने में विफल रही है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके की भगदड़ मचने के बाद भी सरकार महाकुंभ को लेकर अपनी पीठ ठोकती नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो दावे और वादे किए थे वो पूरी तरीके से खोखले निकले। अजय राय ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार पर जमकर निशाना लगाया और ये भी कहा कि सरकार की कहीं न कहीं संवेदनशीलता है जो महाकुंभ में देखने को मिली। सरकार ने जो मौत पर आंकड़े पेश किए वो बेहद कम पेश किए। यही नहीं, जो मरने वालों की संख्या है, जो लापता लोगों की संख्या है, इसके अलावा जो अस्पताल में भर्ती हैं, उन सभी का डेटा सरकार को प्रोवाइड करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस महाकुंभ में पुलिस की हितैषी बनने वाली ये सरकार पुलिस को भी नहीं बख्श रही। पुलिस उपायुक्त की मृत्यु को सरकार ने छुपाने का काम किया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय साफ तौर पे पुलिस उपायुक्त की मृत्यु के बाद जानकारी मिलने पर उनसे उनके घर, उनके परिवार के साथ मिलने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां जाने से भी रोका। साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी की ये कूटनीति कांग्रेस की ओर से हिदायती तौर पे देखी गई और ये भी कहा कि कांग्रेस हर वक्त जब भी कुंभ कराती रही तो एक तरीके से वो कार्यक्रम पूरा सफल हुआ। एक बार अर्धकुंभ भी कराया गया, वो भी पूरी तरीके से सफल रहा। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और सिर्फ पीठ ठोकने से काम नहीं चलेगा। जब ढोल नगाड़े बजाकर विदेशों से मेहमान बुलाए थे तो उनके इंतज़ाम भी करने चाहिए थे। यही नहीं, हाल ही में उन्होंने अप्रवासी जो भारतीय हैं और जो अमेरिका में थे वो वापस आए, उनके हाथों में हथकड़ी लगने को लेकर के भी विरोध किया। उन्होंने कहा ये भारत निर्बल भारत नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को इस बारे पर विचार करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसद एकनाथ शिंदे की पार्टी में होंगे शामिल, एक बड़ा दावा। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच चुकी है। क्या उद्धव ठाकरे पार्टी के 6 सांसद शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल होने वाले हैं? बड़ा दावा किया गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा उलटफेर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे पार्टी के 9 में से 6 सांसद जल्द ही शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसे ऑपरेशन टाइगर नाम दिया जा रहा है। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद उद्धव ठाकरे पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। शिवसेना सांसद नरेश मस्के ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरा शिवसेना यूबीटी खत्म होने वाला है। महाराष्ट्र में खासतौर से यूबीटी के विधायक, पूर्व पार्षद और पदाधिकारी लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। संजय राउत, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के अलावा अब कोई भी उनके साथ नहीं रहने वाला। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उद्धव गुट के नेता अपनी राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित है। विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी MVA की करारी हार के बाद कई नेताओं को लग रहा है कि अगले 5 साल तक सत्ता में बने रहने के लिए उन्हें शिंदे गुट में जाना ही होगा। तो क्या उद्धव ठाकरे का गुट कमजोर पड़ रहा है? क्या शिवसेना शिंदे को और मजबूती मिलेगी और ऑपरेशन टाइगर कितना सफल होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे सिटी रिपोर्टर के साथ। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, JK 24/7 न्यूज, मुंबई। अमेरिका से डिपोर्ट हुए पंजाबी और ख़ासतौर पर बाकी भारतीयों को लेकर अब
देश के अंदर राजनीति का मुद्दा लगातार गरमा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जहां पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और बीजेपी के तमाम नेताओं को घेरा है, तो वहीं कांग्रेस भी सदन से लेकर सड़क तक इस पूरे मामले को राजनीतिक रंगत देने में लगी हुई है। आज सदन के अंदर इस मामले को लेकर जहां हंगामा हुआ, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई प्रवक्ताओं ने बयान जारी करके इस पूरे मामले के लिए प्रधानमंत्री और खासतौर पर पंजाब और देश के विदेश मंत्रालय को जिम्मेदार ठहरा दिया। उनका कहना था कि जिस तरीके से भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, उससे देश का सर जो है वो शर्म से झुक गया है और इससे पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत की कहीं ना कहीं सम्मान को ठेस पहुंची है। और जिस तरीके से हम खुद को विश्व गुरु बताते हैं, अग्रणी एक तरीके से देश बताते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारी गरिमा को ठेस पहुंची है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि इस मामले को लेकर अब मोदी सरकार को ट्रंप प्रशासन से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य के अंदर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि और भी कई पंजाबी और भारतीयों को डिपोर्ट करके अमेरिका से इंडिया लाया जाएगा, उनकी वापसी का रास्ता जो है वो सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए। इस तरीके से शातिर अपराधियों की तरह उनको वापसी नहीं होनी चाहिए। वहीं विदेश मंत्रालय और खासतौर पर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पूरे मामले को लेकर जो सदन के अंदर बयान दिया है, उसको लेकर भी अब उनकी कड़ी आलोचना की जा रही है। कांग्रेस और विपक्षी दलों का कहना है कि विदेश मंत्री का इस पूरे मामले पर रुख इस तरह का है जैसे वो ट्रंप प्रशासन के एक प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हों, क्योंकि उन्होंने अब तक इस मामले में जितना भी बयान दिया है वो पूरे तरीके से यूएसए को सपोर्ट करता है और इससे देश का अपमान कहीं ना कहीं हो रहा है। वहीं अब इन भारतीयों के वापसी के बाद पंजाब और देश के अंदर जो अवैध रूप से इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, उन पर भी अब कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे युवा थे जो 30 से लेकर 50 लाख रुपए खर्च करके यूएसए पहुंचे थे। डोंकी के जरिए अवैध तरीके से वो यूएसए गए थे, लेकिन ट्रैवल एजेंटों ने किस तरीके से इतना पैसा लेकर उनको यूएसए पहुंचाया, कौन कौन से वो रूट थे, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, कौन कौन देशों के ट्रैवल एजेंट इसमें शामिल हैं और उनके जाल कहां कहां तक फैले हुए हैं, कितने लोगों को ठगा गया, कितने लोगों को अब तक भेजा गया। अब उनकी इंस्पेक्शन जो है, उनकी जांच अब शुरू हो जाएगी। और पंजाब के अंदर जो जानकारी मिल रही है, कई अवैध ट्रैवल एजेंटों पर कार्रवाई की भी खबरें सामने आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस डिपोर्टेशन के बाद अब अवैध जो ट्रैवल एजेंट है, जाली ट्रैवल एजेंट है, उन पर भी सरकार शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर चुकी है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर देहरादून से। मैं संचित शर्मा। एक बड़ी खबर को लेकर के हम बात करेंगे बजट सत्र को लेकर के, जिसकी उम्मीद जनता को है और जनता उम्मीद कर रही है कि इस बार बजट कुछ बेहतर आएगा और उनके लिए कुछ बेहतर उत्तराखंड के अंदर उनको मिलेगा। बजट सत्र की अगर बात करें तो 18 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक बजट सत्र चलने वाला है, जिसमें तमाम जो वर्गों के लोग हैं उनसे बातचीत की गई, उनसे सुझाव लिए गए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से जुड़े क्षेत्रों से लोग हो, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र से जुड़े लोग हों, चाहे वो अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग हों, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्रों से, तमाम अलग अलग वर्गों के अलग अलग लोगों को बिठाया गया, उनसे बातचीत की गई, उनसे सुझाव लिए गए और करीब 200 से अधिक जो पदाधिकारी और इस तरीके के लोग हैं उन लोगों से बातचीत की गई और उसके बाद इस बजट को बनाया जाएगा। साथ ही साथ प्रेमचंद अग्रवाल जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि आने वाले बजट में उत्तराखंड के लिए बेहतरीन एक बजट आएगा। जो जनता उम्मीद कर रही है उससे भी और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे और जो जनता के सुझाव आए हैं उन्हीं सभी सुझावों के बीच जो बजट बन कर के आएगा उससे जनता की बेहतरी में लगाया जाएगा, जनता की बेहतरी के लिए काम होगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब इतने सारे लोगों के सुझाव के बाद जो बजट बन के आएगा, क्या वो जनता के अनुरूप होगा या नहीं, या जनता की जो उम्मीदें हैं या उत्तराखंड राज्य की जो उम्मीदें हैं इस बजट से वो किस तरीके से पूरी होती है, वो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के JK 24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल।
हरियाणा के फरीदाबाद की अरावलियों में हर साल लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आज आगाज़ हो गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री के साथ अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल रहे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री के तौर पर आज जो है शेखावत जी जो है मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मेले का अलग अलग स्टॉलों पर जाकर जायज़ा लिया और लोगों से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संस्कृति को समझने और अपनी धरोहर को जानने के लिए लोग सूरजकुंड मेले में आए और यहाँ पर आकर अपने परिवार के साथ आनंद लें। तो वहीं अलग अलग देशों और राज्यों से आए कलाकारों का हौसला बढ़ाने के साथ साथ सूरजकुंड के चौपाल पर आयोजित कार्यक्रमों में भी मुख्यमंत्री के साथ अलग अलग कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी रही। इस दौरान सूरजकुंड मेले का उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि सूरजकुंड मेला हरियाणा की विरासत और उसकी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। तो वहीं अन्य राज्यों की भी इसमें सांस्कृतिक परंपराएं, वेशभूषा और जो कलाकार अपने हाथों से कला को निखार कर सूरजकुंड पहुंचते हैं, उनको एक नए आयाम देने का काम सूरजकुंड मेला करता है। तो वहीं इस बार जो सूरजकुंड मेला है उसमें 2 राज्य को स्टेट पार्टनर के तौर पे बनाया गया है। तो वहीं 38वां इस बार सूरजकुंड मेला जो है वो लग रहा है। तो वहीं जो सूरजकुंड मेला है वो 7 तारीख से लेकर 23 फरवरी तक सूरजकुंड में चलने वाला है। इसको लेकर पूरी तैयारी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से लेकर पर्यटन विभाग ने पहले ही करनी शुरू कर दी थी। आज इसका उद्घाटन हुआ है और आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। तो वहीं अब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस मेले में खींचने के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित जो है शाम के समय किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः अलग अलग कार्यक्रम जो हैं चौपाल पर रखे गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम 7 तारीख को यानी कि आज जो है सरताज का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटने पहुँच रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार हर बार जो है व्यवस्था के नाम पर जो बातें करती है वो इस बार कितनी आसान और सुगम हो पाएंगी। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेके 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज़। खबर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मैं मोहम्मद नबी। बहुत बड़ा फैसला कर्नाटक के हाई कोर्ट से आज कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया को एक बड़ी राहत मिलते हुए नजर आई। कर्नाटक हाई कोर्ट में मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी साइट्स इलीगल अलॉटमेंट करने के केस में सीबीआई की जांच के लिए डाले हुए केस पर आज एक बहुत बड़ा हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया को एक बहुत बड़ी राहत दी। उस केस में ये कहा गया था कि मूडा हगण जो यानी कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो इलीगल साइट्स सीएम सिद्धरामैया के उनके वाइफ के नाम से अलॉटमेंट होने पर बहुत दिनों से वो केस जारी था। आज उस केस पर एक व्यक्ति ने सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने साफ साफ अल्फाज में ये कहा कि सीबीआई की जांच करवाना एक गैर जरूरी बात है, अननेसेसरी इसको कोर्ट का वक्त न होने को हाई कोर्ट ने कहा। आज पूरे रियासत भर में सभी को इस केस का आज जो सुनवाई थी हाई कोर्ट में उसी का इंतजार था कि देखना यह होगा कि अपोजिशन पार्टी बीजेपी ने भी इस पर गौर कर रही थी कि हाई कोर्ट क्या फैसला देता है कि सीबीआई की जांच अगर सिद्धरामैया के खिलाफ दी जाती है तो यहाँ पर कुछ और माहौल पैदा होता था, मगर हाई कोर्ट ने साफ साफ अल्फाज में कहा कि गैर जरूरी सीबीआई की इंक्वायरी कराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी है बहरहाल आज सीएम सिद्धरामैया को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट हारून रशीद के साथ मोहम्मद नबी, बेंगलोर। इन दिनों छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार जो है चुनावी प्रचार में माहौल बना हुआ है। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तमाम जो बड़े नेता हैं वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दूसरे तरफ बीजेपी से मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहित डिप्टी सीएम, तमाम जो बड़े जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार मैदान में उतरे हैं और नगरीय निकाय चुनाव में जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इस बीच अब चुनावी जंग में एक बड़ा मुद्दा जो आ गया है वो धान खरीदी
समर्थन मूल्य का आ गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, आज किसानों को जो 3100 रुपये में धान खरीदी का जो समर्थन मूल्य मिल रहा है, इसका श्रेय कांग्रेस सरकार को जाता है। उसने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों का जो समर्थन मूल्य बढ़ाया, इसीलिए आज किसानों को बढ़े हुए समर्थन मूल्य में जो है धान की खरीदी छत्तीसगढ़ में हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अगर हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में आती तो 3200 से ज़्यादा के प्रति कुंटल में दर से जो है छत्तीसगढ़ में धान खरीदी किसानों के हम करते। वही इस पूरे मामले को लेकर के सियासत के बीच अरुण साव ने, डिप्टी सीएम अरुण साव ने जो है भूपेश बघेल पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, 2003 में कांग्रेस को ये धान की याद क्यों नहीं आई। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही तो उस समय किसानों को क्यों याद नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को सिर्फ इसलिए याद किया जाता है कि पिछले 5 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुए और कुछ नहीं। इस बीच जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम अरुण साव के बीच जो है लगातार जो है चुनावी बयानबाजी और जो है वार टू वार जो है लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जिसमें हो रहे हैं, उस पर किसको जीत मिलती है, बीजेपी को या कांग्रेस को, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ शंभू राही, जगह 24 न्यूज, रायपुर।